नमस्कार सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 4 का 10वां भाग लेकर इस वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये अनुरोध करूंगा उन सभी अभ्यर्थियों से जो लगातार हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, लगातार सिलेबस का अध्ययन कर रहे हैं और पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, कि ऐसे बहुत सारे और भी बच्चे बाकी हैं जिनको अभी तक इसके बारे में पता भी नहीं चला है। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके संपर्क में आए, जो कक्षा 12 में प्रवेश कर गया है जो बच्चा इस साल, उनको इस चैनल के बारे में बताएं ताकि उनको भी इस संबंध में अच्छी तरीके से फ़ायदा हो सके। हमारी कोशिश यही है कि आपके सामने अच्छे से अच्छा और सरल रूप से टॉपिक को क्लियर करवाने की कोशिश की जाए ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा हो। और ये टॉपिक अगर आप अब तैयार कर लेते हो इन पॉइंट्स को, जैसे हम धीरे धीरे करते करते चौथे चैप्टर में चल रहे हैं, तो लगभग ये मान के चलो एक किताब का लगभग 50% हिस्सा कवर हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। और अगर आप ये तैयार कर लेते हो तो आपके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट होगा एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कंप्लीट तैयार कर लेना। आप चाहो तो इसके नोट्स क्लियरली बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। आपको किताब, अगर आप किताब में देखना चाहो तो बिल्कुल देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट में लेकर चल रहा हूँ तो आपको बहुत ही आसानी होगी, इसलिए आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो इनके। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के। तो आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में, जैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमने संधारित्र पढ़ा, उसकी धारिता निकाली, समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा, ठीक है। और उसकी धारिता निकाल कर हमने उन संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभिन्न मोटाई की पैराविद्युत पदार्थ की पट्टिकाएं रखी थी, ठीक है। और इन पट्टिकाओं को रखकर हमने धारिता का सूत्र निकाला था। तो ये इस प्रकार हमने मेथड यूज़ में लिया था और एकदम सरल तरीका है इसका धारिता निकालने का। आप विभवांतर निकाल लो जैसे कैसे भी करके, फिर सूत्र होता है ये C = Q/V। इस फॉर्मूले की सहायता से आप धारिता निकाल सकते हो। और कुछ एग्जाम्पल भी हमने कल किए थे। देखिए, आपको पता है कि हम सब ने पढ़ा इस बारे में शुरुआत में, जब हमने कैपेसिटर स्टार्ट किया था तो ये बात पढ़ी थी कि संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं: समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में हमने पढ़ लिया डिटेल से। अब दूसरा संधारित्र जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो है गोलीय संधारित्र, ठीक है। एक बढ़िया टॉपिक है और एक सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र में तो 2 प्लेटें होती है जो एक दूसरे के पैरेलल रखी होती है, यानी समांतर रखी होती है, ठीक है। और गोलीय संधारित्र में क्या होगा, गोलीय संधारित्र के अंदर 2 चालक गोले होते हैं, ठीक है। गोलीय संधारित्र में 2 चालक गोले होते हैं और वो भी चालक गोले सकेंद्रीय गोले होते हैं, मतलब उनका केंद्र एक ही होता है। ऐसे चालक गोले होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक गोला ये बना दिया, दिख रहा है आपको, ये लीजिए, ठीक है। एक गोला ये बना दिया और फिर एक गोला लगभग इसी आकार का होता है, लगभग इसी आकार का दूसरा गोला होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसको मैंने नाम दे दिया गोला ए, और दूसरा गोला लगभग इसी आकार का होता है। तो मैं थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ इसको, ताकि हम क्लियर जो भी इस पे पॉइंट दर्शाएंगे वो हम आसानी से क्लियर दर्शा सकें, इसलिए मैं इसको लगभग थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ, जबकि होता ये लगभग इसी आकार का है। ये बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। ये गोला बी हो गया, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ गोला बी। ये 2 गोले हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये 2 गोले ऐसे गोले होंगे जिनका केंद्र एक ही होगा। जैसे ये इनका सेंटर है
तो सकेंद्रीय गोले होते हैं ये, और लगभग समान आकार के ये गोले होते हैं, कोई ज़्यादा इनमें अंतर नहीं होता। ठीक है, मैंने तो डायग्राम में थोड़ा सा छोटा बनाया है ये गोला भी, लेकिन लगभग ये समान आकार के गोले होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है त्रिज्या में, हल्का सा। ठीक है, अब जैसे मैं इनकी रेडियस दर्शाना चाहूँ तो मैं इनकी त्रिज्या दर्शा दूँ। जैसे बाहर वाला गोला ये है तो इसकी त्रिज्या, मैंने बड़े वाले गोले की त्रिज्या ये हो गई। ठीक है, इस त्रिज्या को मैं लिख देता हूँ R1, नोट कर सकता हूँ इसको मैं लिख देता हूँ R1। क्लियर है? ठीक है, और ये अंदर वाले गोले की त्रिज्या है, इसको मैं डॉट डॉट लाइन से दर्शा देता हूँ, और इस रेडियस को मैं लिख देता हूँ R2। ठीक है, और R1 और R2 लगभग बराबर है, ये थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, एक बात ध्यान रखने वाली ये इसके अंदर कि ये दोनों चालक गोले हैं, और एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि जो बाह्य गोला है, जो बाहर वाला गोला है, गोला ए जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, ये गोला सदैव खोखला होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी बाह्य गोला सदैव खोखला होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बाहर वाला गोला खोखला होगा तभी इसके अंदर ये गोला बी रखा जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी? गोला ए खोखला होगा तभी बी इसके अंदर रखा जाएगा। तो ए गोला है वो खोखला होना चाहिए, और जो गोला बी है वो आपकी मर्जी है, वैसा लो, चाहे आप खोखला गोला ले सकते हो और चाहो तो ठोस गोला भी ले सकते हो। गोले बी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा गोलीय संधारित्र का डायग्राम हो चुका है। और समांतर प्लेट में दो प्लेटें लेते हैं हम। ठीक है, एक पहली प्लेट होती है और एक दूसरी प्लेट होती है, इसमें ये दो गोले हो गए, तो ये एक पहला गोला हो गया, एक दूसरा गोला हो गया, और जो बाह्य गोला है ना उसको हम भू संपर्कित करते हैं। समझ गए बात मेरी? बाहर वाले गोले को हम क्या करते हैं? भू संपर्कित करते हैं। ये मैंने यहाँ लिख दिया भू संपर्कित, ये लो, अर्थिंग कनेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, बाहर वाले गोले को भू संपर्कित कर दिया। क्लियर है ये टॉपिक? तो आप इस पॉइंट को आसानी से समझ सकते हो, आराम से इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हो कि ये पॉइंट, अब इसकी परिभाषा बनाना चाहूँ तो मैं, आप आराम से इसकी परिभाषा बना सकते हो। क्या परिभाषा बनेगी बताओ? परिभाषा ये बनाऊंगा कि लगभग समान आकार के, ठीक है, समान आकार होगा, और दो चालक गोले होंगे। ठीक है, सकेंद्रीय चालक, समान आकार के दो सकेंद्रीय चालक गोलों से बनी युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाएगी। और इन पर जो चार्ज होगा, आवेश की बात करेंगे तो वो अपोजिट चार्ज होगा। आवेश तो विपरीत होना ही है, ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि दोनों प्लेटों पे चार्ज अलग अलग होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर चार्ज की चर्चा ही कर देता हूँ, चलो, कि मैंने एक प्लेट को, जैसे ये अंदर वाली प्लेट है, इस प्लेट को सपोज करो मैंने धनावेश दे दिया। ठीक है, मैं इसको रेड पेन से दर्शा देता हूँ, धनावेश दे दिया मैंने गोले बी को। समझ में आ रही बात मेरी? मैंने ये लो, इसको धनावेश दे दिया। अब चालक गोला है तो धनावेश इसकी सतह पर आ जाएगा, ये मैंने इसको धनावेश दे दिया। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, ये धनावेश दे दिया। अब प्रेरण की वजह से, प्रेरण होगा तो प्रेरण की वजह से ये जो गोला बी है, ए है, गोले ए के अंदर वाले हिस्से में ऋणावेश पैदा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मेरा टॉपिक आपको? अंदर वाले हिस्से में क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। और बाहर वाले हिस्से में धनावेश उत्पन्न होगा। वो धनावेश इस पृथ्वी के संपर्क में आने की वजह से पृथ्वी उस बाहर वाले हिस्से को उदासीन कर देगी। ठीक है, यानी बाहर कोई चार्ज नहीं होने वाला, बाहर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अर्थ में चला गया तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो है, विद्युत क्षेत्र जीरो हो गया, क्योंकि इसका चार्ज बाहर वाली प्लेट का भू संपर्कित होने की वजह से उदासीन हो चुका है। तो अब परिभाषा हम सीख चुके हैं इसकी, और ये भी देख चुके हैं कि इस पर आवेश जो है वो विपरीत प्रकृति का आवेश होगा। ठीक है, कोई भी आवेश की मात्रा, जैसे मैंने क्यू आवेश दिया इसको, तो क्यू आवेश मैंने इसको यहाँ पर प्रदान कर दिया है, तो इस पर अगर प्लस क्यू है तो इस पर कितना हो जाएगा? माइनस क्यू हो जाएगा। इस प्लेट पर कितना हो जाएगा? माइनस क्यू हो जाएगा। इस पर कितना है? प्लस क्यू। ये मैंने यहाँ नोट कर दिया। ठीक है,
तो लगभग समान आकार के और विपरीत आवेशों से युक्त, लगभग समान आकार के और विपरीत आवेशों से युक्त दो सकेंद्रीय चालक गोलों से बनी युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाएगी। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं इसको हम। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के टॉपिक में, और एकदम सिंपल सा ये मेथड है, हम आराम से क्लियर कर सकते हैं। कोई भी अगर कन्फ्यूजन होता है थोड़ा बहुत तो आप वीडियो दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, इसमें आप किसी प्रकार का कोई आलस ना करें, क्योंकि ये आपके लिए ही ये वीडियो बन रहे हैं और आपके मतलब हर प्रकार के कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने एक गोले को प्लस क्यू आवेश दिया, ठीक है, प्रेरण के कारण दूसरे गोले पर माइनस क्यू आवेश आ गया, और बाहर क्या आएगा, इसके बाहर क्या आएगा, प्लस आएगा, वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में समाहित हो जाएगा, क्योंकि हमने भू संपर्कित कर रखा है, इसलिए बाहर वाला पोर्शन उदासीन हो जाएगा। क्लियर है? तो इसकी परिभाषा वगैरह मैं यहाँ पर नोट कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर ये नोट कर दिया है। देखो सारी थ्योरी मैंने यहाँ नोट करके लिख दी है कि परस्पर समान और विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार वाले सकेंद्रीय चालक गोलों से बनी युक्ति को गोलीय संधारित्र हम कहेंगे। ठीक है, और दो गोले हमने लिए ए और बी, जिनकी त्रिज्याएं क्या है, R1 व R2, ये भी मैंने यहाँ नोट कर दिया है। गोला ए सदैव खोखला होगा, ये बात मैं बता चुका हूँ, और गोला बी जो अंदर वाला है वो ठोस या खोखला, आप जो चाहो वो ले सकते हो। गोले बी को मैंने प्लस क्यू आवेश दिया था, जो कि उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, और प्रेरण के कारण गोले ए के अंदर माइनस क्यू तथा गोले बाहर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है, परंतु गोला ए का बाह्य भाग भू संपर्कित होने से प्लस क्यू आवेश पृथ्वी द्वारा निरस्त हो जाता है। ये चीज़ मैंने जो भी आपको बताई है वो नोट कर दी है। अब देखिए अपने को निकालना है इन पे विभवांतर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले नोट करके रखा है, बस अब आपको सिर्फ समझना है, विभवांतर निकालना है। और विभवांतर यहाँ दो गोले हो चुके हैं ए और बी, तो ए और बी पर विभवांतर निकालने के लिए आपको पहले गोले ए और बी पर विभव निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो पहले मैं गोले ए का विभव अगर चेक करूं, गोले ए का विभव निकालूं, तो गोले ए ये बाहर वाला गोला है, देखो ये है बाहर वाला गोला, दिख रहा है आपको, इस पर माइनस क्यू आवेश है। कौन सा चार्ज है गोले ए पर, माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज है, त्रिज्या कितनी इसकी, R1 है, तो इस पर विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R1। दिख रहा है आपको, माइनस चार्ज है तो क्यू अपॉन R1। ठीक है, बाहर कोई विभव है नहीं, इसलिए बाहर मैंने आगे कुछ नहीं जोड़ा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, गोले ए का ये टोटल विभव है। समझ में आ गया होगा ये? ठीक है, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है ना गोले ए पर, गोले ए पर कैसा चार्ज है, माइनस क्यू है, बाहर तो कोई चार्ज है ही नहीं, बाहर वाला हिस्सा क्या है, उदासीन है, तो गोले ए पर माइनस क्यू चार्ज है। समझ में आ रहा है क्या? तो माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण विभव, और गोले ए की त्रिज्या कितनी है, R1 है, तो विभव हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस क्यू अपॉन R1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चलता जाएगा। समीकरण नंबर 1 दे दी। अब ये गोला चालक गोला है, तो गोले ए का जो विभव है ना वो इसके पूरे संपूर्ण गोले के अंदर समान रूप से होता है। ये हम लगभग हमने तीसरे चैप्टर में ये पढ़ा था कि गोले ए की सतह पर जो विभव होता है वो उसके अंदर पूर्ण रूप से समान होता है। तो चालक गोले के अंदर जो विभव होता है वो एक समान होता है, और वो भी सतह के विभव के बराबर होता है। तो मतलब ये जो गोला ए है, इस गोले के अंदर पूरे के अंदर, ठीक है, जिसमें गोला बी भी शामिल हो चुका है, ये ध्यान रखना, गोला बी भी इसके अंदर शामिल हो चुका है, इस पूरे के अंदर यही विभव है जो मैंने समीकरण नंबर 1 में लिखा है। ठीक है, इस पूरे गोले ए के अंदर ये विभव है। ठीक है, अब गोले ए के अंदर ये विभव है, तो साथ साथ गोले ए में एक गोला और भी पड़ा है, इस गोले ए में गोला बी भी पड़ा है। समझ गए बात मेरी? तो गोले बी पर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू आवेश, और प्लस क्यू आवेश का विभव क्या होता है, तो मैंने यहाँ लिखा है गोले बी पर प्लस क्यू आवेश का विभव ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R2।
ये प्लस क्यू आवेश का विभव है, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 दे दी। ये भी कहाँ पड़ा है, ये भी उस बड़े गोले के अंदर पड़ा है, बड़े गोले के अंदर पड़ा है प्लस क्यू आवेश, और वो ये विभव उत्पन्न कर रहा है। और बड़े वाले गोले के अंदर पहले से विभव ये उपस्थित है, तो हमें तो टोटल विभव की बात करेंगे तो अंदर वाले गोले पर टोटल 2 प्रकार के विभव हो गए। और अंदर गोला कौन सा है, अपना गोला बी है। तो गोले बी पर परिणामी विभव देखूंगा ना, तो विभव अदिश राशि है तो सीधा जोड़ होने वाला है। तो इसके ए वाला विभव और बी वाला विभव दोनों जुड़ गए। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों के? ठीक है, एक बार फिर से समझो। मैंने क्या कहा, मैंने विभव निकालना है तो पहले गोले ए का विभव मैं चेक करूंगा। गोले ए के बाहर चार्ज है क्या? नहीं है, बाहर वाला हिस्सा क्या है? उदासीन है। गोले ए पर सिर्फ चार्ज है, उसका मान है माइनस क्यू, दिख रहा है आपको? उस पर चार्ज कितना है? सिर्फ माइनस क्यू चार्ज है। और इस ए की त्रिज्या कितनी है? पहले वाले गोले की त्रिज्या कितनी है? R1। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कितना होगा? 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन R1। ये गोले ए का विभव है। अब ये चालक गोला है तो हमने सब ने पढ़ा है कि चालक गोले की सतह पर जो विभव होता है ना, वो विभव उस पूरे गोले के अंदर समान रूप से होता है। मतलब पूरे गोले के अंदर भी विभव का मान उतना ही होता है जितना सतह पर होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी है। इसका अर्थ ये हुआ कि गोले ए के अंदर, ये गोले ए है तो इस गोले ए के पूरे के अंदर भी यही विभव है जो हमने निकाला है, ए का विभव समान है। फिर हम क्या देख रहे हैं कि गोले ए के अंदर एक छोटा गोला और भी पड़ा है जिसको हमने गोला बी नाम दिया है, और इस गोले पर एक अलग चार्ज है जिसका नाम है प्लस क्यू। दिख रहा है आपको? इस चार्ज का नाम क्या है? प्लस क्यू। तो इसका भी कुछ ना कुछ विभव होगा। तो प्लस क्यू चार्ज का विभव अगर निकालूं तो प्लस क्यू चार्ज का विभव ये हो जाएगा 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन R2। ठीक है, धनावेश के कारण धनात्मक विभव हो जाएगा। तो गोले बी यानी अंदर है, अंदर की बात चल रही है गोले बी पर, तो गोले बी पर टोटल 2 प्रकार के विभव हो गए, एक तो प्लस क्यू वाला विभव और एक माइनस क्यू वाला विभव। तो मैंने गोले बी पर टोटल विभव निकालने के लिए इन दोनों विभवों को जोड़ दिया। प्लस माइनस की वजह से माइनस हो जाता है, कॉमन निकाल कर इसको सल किया, समीकरण नंबर आ गई अपने पास 3। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, यानी गोले बी पर 2 प्रकार के विभव का प्रभाव होगा, एक तो उसके खुद का विभव होगा और एक बाहर वाले गोले का भी विभव उस पर प्रभावी होगा। ठीक है, अब मुझे विभवांतर निकालना है, गोले ए और बी के मध्य विभवांतर। तो विभवांतर जब निकालोगे तो विभवांतर क्या होता है कि दोनों गोलों पर कितना विभव है। ठीक है, तो अगर यहाँ बात करूँ तो गोले बी पर मैंने विभव निकाल लिया टोटल। गोले बी के ऊपर जो विभव है वो 2 प्रकार का विभव है, एक तो खुद के प्लस क्यू आवेश का और एक माइनस क्यू आवेश का। यानी ये विभव पूरा इस पर काम कर रहा है, ये पूरा विभव इस गोले बी पर काम कर रहा है, क्योंकि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है। गोला चालक गोला है तो इस चालक गोले के अंदर तो विद्युत क्षेत्र कितना है? 0। बाहर वाला हिस्सा वैसे मैंने भूसंपर्कित कर दिया तो विद्युत क्षेत्र वैसे 0 हो गया। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ बीच में है। ठीक है, धनावेश से प्लस से माइनस की ओर, प्लस से, अरे बात समझ में आ रही है मेरी? ये विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र तो होना ही है। ये विद्युत क्षेत्र है इसके अंदर बीच में। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है। तो ये जो टोटल चार्ज है ये गोले बी पर ही काम कर रहा है, टोटल विभव जो है वो गोले बी पर काम कर रहा है। ठीक है, गोले ए के ऊपर कितना विभव? गोले ए पर विभव था माइनस क्यू का, लेकिन वो विभव अंदर समान रूप से कार्यरत हो रहा है। लेकिन अब बताओ इसके ऊपर बाहर वाला जो चार्ज, बाहर वाली प्लेट उदासीन है, तो बाहर विभव कितना है इस गोले ए के ऊपर? बाहर विभव 0 है, क्योंकि इसको मैंने उदासीन कर दिया। अंदर जो विभव था वो पूरा अंदर जुड़ चुका है। तो बताओ परिणामी विभव कितना है? विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर क्या आ जाएगा? जो ज़्यादा उसमें से कम घटा दो, तो ज़्यादा टोटल यही है, अंदर ही ज़्यादा है, अंदर ज़्यादा मान ये है टोटल विभव का। बाहर विभव कितना है? 0। तो ज़्यादा में से कम घटा दिया, ये विभवांतर आ चुका है। समझ में आ गई बात मेरी? ये विभवांतर निकल चुका है। एकदम सिंपल चीज़ है, थोड़ा समझना है बस। विभवांतर निकाल लिया हमने, तो अब हम धारिता भी निकाल सकते हैं। तो धारिता कैसे निकालेंगे बताओ? धारिता का सूत्र हो जाएगा धारिता C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, जो हमने समीकरण 4 दी थी, उस समीकरण 4 से मैं विभवांतर का मान रख दूंगा।
समीकरण 4 से। तो क्या बन जाएगा C/Q, और विभवांतर का मान कितना है अपना Q/4πε0। ये मैं रख देता हूँ, ये लो मान R1 - R2/R1R2। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो उत्तर आ जाएगा 4πε0 R1R2/R1 - R2। ये धारिता का सूत्र आ गया। ठीक है, Q से Q कैंसिल हो गया, 4πε0 और R1R2 ऊपर चले जाएंगे और नीचे बच गया भाग में R1 - R2। तो इस सूत्र से क्या जाहिर हो रहा है कि गोले की जो गोलीय संधारित्र की धारिता है, अब ε0 आ रहा है, मतलब माध्यम पर तो डिपेंड कर रही है। साथ साथ R1R2 क्या है, गोलों की त्रिज्या है। R1R2 छोटा बड़ा अगर आप कर दोगे, गोले छोटे बड़े कर दोगे, तो त्रिज्या में अंतर आएगा तो धारिता बदलेगी। तो साफ सी बात है कि धारिता किस पे डिपेंड हो रही है। सूत्र को देख के ऐसा ही लिख रहा है कि धारिता आकार पर निर्भर कर रही है। ठीक है, आकार पर निर्भर करती है। एक बात तो ये क्लियर हो चुकी है। ठीक है, नंबर 2 बात, धारिता मैं ये भी लिखूंगा कि माध्यम पर भी निर्भर कर रही है, क्योंकि अब ε0 आ रहा है ना। अगर माध्यम की बात करूं तो धारिता ये हो जाएगी Cm/4πε R1R2/R1 - R2। वही रिजल्ट आ सकता है इसके अंदर भी, क्योंकि एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन R ε0 के। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूँ 4πε0 R1R2/R1 - R2, तो आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे सर ये रिजल्ट आ रहा है। क्यों, ये लो, क्योंकि 4πε0 R1R2 निर्वात के लिए है, εr इसके गुणांक है। तो ये चीज़ हम बार बार इसको प्रूफ कर चुके हैं कि धारिता माध्यम बदलने पर बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर पैरा विद्युत पदार्थ हमने डाल दिया, पैरा विद्युतांक की तो है ये, तो पैरा विद्युत पदार्थ डालने से धारिता में जितना पैरा विद्युतांक होता है उतना गुना वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगर पैरा विद्युतांक यहाँ पर 2 है तो 2 गुना वृद्धि हो जाएगी, अगर 3 है तो 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। बात आई समझ में। तो ये अपना गोलीय संधारित्र था बच्चों, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। एकदम सिंपल सा टॉपिक।